Okay, so right on, next topic is Gauss theorem. Gauss theorem या Gauss law. So the first term in this is area vector. Now area is actually a scalar quantity. ठीक है ना, एरिया हम स्केलर स्टडी करते हैं, बट एरिया वेक्टर वी डिफाइन एज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, इन ऑर्डर टू अप्लाई द गॉस लॉ एंड वेरियस अदर ऑल एप्लीकेशन. सिर्फ गॉस लॉ की बात नहीं. ठीक है, तो एरिया वेक्टर लिख लीजिए. इट इज अ वेक्टर whose direction is perpendicular to the area and magnitude is equal to the area of that plane. Magnitude is equal to the area of that plane. मतलब जैसे मान लो हमारे पास ये एक एरिया है. ठीक है, ये एक सर्कल, ऐसे मान लो सर्कल है, ऐसे करके इस सर्कल का रेडियस r है. तो एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर इस तरीके से होता है, इस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो उसको ऐसे लिखते हैं एरिया वेक्टर. और इस सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इस तरफ को उसकी डायरेक्शन होती है, उसका यूनिट वेक्टर मान लो हमने ले लिया एन कैप. यहाँ पे एन कैप ले लिया हमने यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो आई कैप लेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा तो जी कैप लेंगे, जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा तो के कैप लेंगे. यहाँ पे हमने एन कैप ले लिया. ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज अवर एरिया वेक्टर. अच्छा, अब जो है एरिया वेक्टर में अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर क्या एरिया वेक्टर पीछे को भी बन सकता है, क्या ऊपर को ही बनेगा? ठीक है ना. अब जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई ये कॉपी है. ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप कॉपी. ठीक है ना. अब आप उस तरफ को, आपके लिए एरिया वेक्टर ऐसे होगा, मैं इस तरफ को, मेरे लिए एरिया वेक्टर ऐसे होगा. एरिया वेक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. कि बंदा है कहां, बन सकता है, क्योंकि एक एरिया है, प्लेन एरिया है, तो दोनों तरफ को एरिया वेक्टर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है. ठीक है, तो नोट डाल दीजिए, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. कि वो ऑब्जर्वर कहां बैठा है उसकी तरफ डायरेक्टेड होगा एरिया वेक्टर. समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो जनरली जब हम अप्लाई करते हैं तो हम अपने आप को ऑब्जर्वर मान करके अप्लाई कर लेंगे. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो फिर पता चलेगा एरिया वेक्टर के बारे में. ठीक है, अभी नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एन एरिया perpendicularly. Number of electric lines of forces crossing an area perpendicularly. उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. ठीक है, फुल स्टॉप. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी and is obtained as the dot product between electric field and area vector. It is a scalar quantity and is obtained as the dot product
बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लो हमारे पास कुछ एरियाज है, ये एक सर्कुलर एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है। फिर मान लो ये हमारे पास एक सर्कुलर एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ हो गया। मान लो कोई सर्कुलर एरिया इस तरफ है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ हो गया। अलग अलग डायरेक्शंस में एरिया वेक्टर्स है। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिक लाइंस, अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस है, जैसे एक इलेक्ट्रिक लाइन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन ये है ना, तीसरी इलेक्ट्रिक लाइन ये है, फिर चौथी इलेक्ट्रिक लाइन ये है। बहुत सारी होती है, ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर देयर। एक ही है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक लाइंस है। अब ये जो एरिया वेक्टर्स है, वेक्टर ए, ये भी वेक्टर ए, ये भी वेक्टर ए, ये तीन सिचुएशंस हमने ले ली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग दैट एरिया परपेंडिकुलरली बेसिकली, या सिंपली परपेंडिकुलरली को छोड़ो, आपसे अभी पूछूं कि सेम ही एरिया का अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा गया है, ये तीनों का एरिया तो सेम है। ठीक है, पहले ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा। किस केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रही है? बीच वाले से। इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्लक्स यहां होगा, और जहां पर सबसे ज्यादा फ्लक्स होगा वहां पर अगर आप देखोगे तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सेम। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। सबसे कम इलेक्ट्रिक लाइंस कौन से ओरिएंटेशन से पास कर रही है? इस वाले से। एक भी नहीं कर रही। देखो, जैसे मान लो आपके पास ये एरिया है, ये आपके पास एरिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग। नाउ दिस वर्ड क्रॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉसिंग का मतलब होता है इस एरिया से घुसी, एक साइड से घुसी और दूसरी साइड से निकली। अब अगर एरिया ऐसे रखा हुआ है और ऐसे जा रही है, इसके पैरेलल जा रही है, इट इज नॉट क्रॉसिंग। इसके नीचे से जा रही है, इट इज नॉट क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब है एक क्रॉस सेक्शन से निकली और दूसरे से निकली, बाहर आ गई। समझ में आ रही बात? तो क्रॉस हो नहीं रही बेसिकली। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेटली 0 है इस केस में। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है उस समय एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और ये जो तीसरा केस है, इसमें इस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है, वो एंगल कोई एक्यूट एंगल है, थीटा है वो एंगल, ऐसे मान लेते हैं। तो डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग दैट एरिया, उस डेफिनेशन के हिसाब से डॉट प्रोडक्ट ही बनता है। अगर हमने फ्लक्स निकालना हो मैथमेटिकली तो कोई और चीज नहीं है, वो क्या बनता है? वो बनता है E डॉट S, या S भी लिखते हैं, A भी लिखते हैं, एरिया यही बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और यहां पर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ये, तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 होगा, और फ्लक्स 0 होना भी चाहिए क्योंकि फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बेसिकली फ्लक्स इज अ नंबर, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बट दैट नंबर हैज गॉट सम यूनिट्स। ठीक है, अभी बात करेंगे। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा और वहां इंटरमीडिएट होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर हमारे पास बन गया E इंटू A इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, डॉट प्रोडक्ट यहां पे यूज होता है। ठीक है, E कॉस थीटा। अब जो है इसकी यूनिट्स, इसकी यूनिट्स और इसके डायमेंशंस, वो दोनों चीजें हम यहां पे देखेंगे, उनको निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो फ्लक्स है E इंटू A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? 1 वोल्ट इंटू मीटर। दिस इज द वन ऑफ द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक यूनिट तो यह, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो है वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम भी होती है इंटू मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये भी एक यूनिट आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की।
अब देखो जहां पर भी जैसे हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन में भी एफ एस कॉस थीटा होता है, यहां पर भी ई ए कॉस थीटा होता है। जब भी मतलब वर्क डन और फ्लक्स और आगे चल के मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, ये सब क्या है, these quantities are basically scalar, but these quantities they are scalar but they can be positive, negative as well as zero। जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ वेक्टर्स के साथ नेगेटिव साइन एसोसिएट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। वी थिंक अबाउट द डायरेक्शन। बट फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी के साथ भी नेगेटिव साइन हो सकता है। समझे बात? ठीक है, यूनिट्स आगे। अच्छा, डायमेंशंस निकाल लेते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, इंटू एरिया का लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सबसे सिंपल फॉर्मूला ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इससे निकलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का क्या होता है, एम एल पी माइनस टू। एरिया का क्या होता है, L2। चार्ज होता है A इंटू टी। तो चार्ज होता है A इंटू टी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ML3T, ऊपर जाएगा -3A माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायमेंशनल फॉर्मूले आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो इसकी यूनिट्स की बात होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन हो गया। देखो थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। लिखिए, find out the electric flux। Find out the electric flux due to a square of side 2 meter। Yeah, find out the electric flux due नहीं लिखना चाहिए, due to find out the electric flux through a square of side 2 meter placed in an electric field vector E is equal to -2 I cap plus 4 j cap minus 3 k cap volt per meter। Find out the electric flux through a square of side 2 meter placed in an electric field of this when it is kept in number first part xy plane, when it is kept in number first part xy plane, number second part yz plane, number third part zx plane। ठीक है, अब यहां पे ये x एक्सिस है, यहां पे y एक्सिस है, यहां पे z एक्सिस है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो एरिया तो आप निकाल सकते हो, एरिया का मैग्नीट्यूड दैट इज 2 स्क्वायर, वो आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर का एरिया होगा। अगर हमने उस स्क्वायर को एक्स वाई प्लेन पे रखा, यहां एक केस ये, तो कितना फ्लक्स होगा वो देखना है। अच्छा, हमने उस स्क्वायर को एक्स वाई के बाद वाई जेड पे रखा, ये वाई है, ये जेड है, यहां रखा, तब उसका फ्लक्स कितना होगा ये देखना है। और अगर हमने एक्स जेड पे रखा तो यहां रखा, तब उसका फ्लक्स कितना होगा ये देखना है। तो माय डियर, ऑब्जर्वर कहां होता है, अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो डेफिनेटली ऑब्जर्वर इज हियर, हम यहां पर है और हमारे को ये एरिया वेक्टर यहां, ये एरिया वेक्टर यहां और ये एरिया वेक्टर ऊपर नजर आएगा। तो सबसे पहले तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को जज करना होता है। अब आप ये मत सोचना कि भाई मैं तो यहां से देखूंगा, मैं यहां होता हूं, नहीं, हम एक्स वाई जेड एक्सिस कॉमनली ऐसे बनाते हैं, तो जबरदस्ती आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं। आप कॉमन सेंस लिखेंगे नहीं, वो लिख के नहीं देंगे, ठीक है। तो इस वाले का एरिया वेक्टर इधर होगा, इस वाले का एरिया वेक्टर उधर ऊपर होगा, इस वाले का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं जेड एक्सिस के पैरेलल बाहर की तरफ। तो जब आपको ये चीज एरिया वेक्टर का पता चल गया, तब बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में एक्स वाई प्लेन में है, एरिया वेक्टर निकाल लो। एरिया वेक्टर आ जाएगा 4 और बाहर की तरफ है जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो 4 के कैप।
ठीक है, 4 k कैप आ गया। अब फ्लक्स निकाल लो। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स है ई डॉट एस कह लो या ए कह लो, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 4k कैप के साथ। तो i कैप और j कैप के कोएफिशिएंट तो 0 0 है, तो वो तो खत्म। 4 3 12, तो -12 वोल्ट इंटू मीटर इज द फ्लक्स। ठीक है। अच्छा, बी पार्ट देखते हैं जरा। बी पार्ट में एरिया वेक्टर, बी पार्ट में है एक्स वाई के बाद है वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में एरिया वेक्टर इस तरफ को है, ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम एरिया वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स आई कैप। ठीक है, 4 टाइम्स आई कैप। अब अगर हम फ्लक्स निकालें, ई डॉट एस करें, ई है -2i प्लस 4j माइनस 3k डॉट 4i कैप। तो 4 2 8, तो -8 वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा। आगे बात समझ में? तीसरा निकालो, थर्ड वाला अपने आप निकालो। कर लिया? कितना आ रहा है? प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एरिया वेक्टर, यहां पे हमने ये भी सीखा कि एरिया वेक्टर हम लिखते कैसे हैं, डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट तो खैर आप लोग को आता ही है। ठीक है। अच्छा, अब जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन से निकाला जाता है। ठीक, तो लिखिए इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, if electric field is variable then phi is equal to integration of E dot ds is area vector here, then phi is equal to, phi is the electric flux, that is equal to, हम छोटा सा एरिया लेंगे और उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो E dot ds इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर ना, सी दिस क्वेश्चन ना नेक्स्ट क्लास। अभी इस पे और क्वेश्चन हम देख लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।